हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके की हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास। और हमने अपना जो प्राचीन भारत था वो हमने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया। प्राग ऐतिहासिक काल वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपकी इस वीडियो में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जितने भी इम्पोर्टेंट्स आपकी बातें हैं, सारे ही मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आई हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छे से थ्योरिकल क्लास है आपकी ये पूरी। ठीक है, और अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स बना रखे हैं। और जिसने अभी तक मेरी जो आपने प्राचीन भारत का इतिहास है जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है और एक प्रयाग ऐतिहासिक काल है। 3 वीडियोस आपकी बन चुकी है, 3 क्लास हो चुकी हैं। जिसने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है पहले जाकर आप वो क्लासेस देख लीजिए, फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता भी देखिए। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप पहले एक बार लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने फ्रेंड्सों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम अपना आज स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक काल के समय की मानी जाती है। ठीक है, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये आधे ऐतिहासिक काल के समय की मानी जाती है। ठीक है, अगर किसी ने प्रयाग ऐतिहासिक काल नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए जाकर, ताकि आपको पता चल जाए कि आधे ऐतिहासिक काल क्या है। क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आधे ऐतिहासिक काल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ये ऐसा काल है जिसमें इतिहास के समय का वर्णन तो है पर कि इसमें वर्णन तो है और लिखित रूप में भी है, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं इतिहास का। ठीक है, जो हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है आधे ऐतिहासिक काल में उसका वर्णन भी है और उसको वो लिखी हुई भी है, पर हम उस लिखावट को हम पढ़ नहीं सकते, वो ऐसा इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, ये आधे ऐतिहासिक काल है। तो आधे ऐतिहासिक काल का जो समय है वो कितना है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व है। तो इसका मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल के समय को ही सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। इतना क्लियर? उसके बाद में है आपका, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले स्थल हड़प्पा में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजे गए थे वो हड़प्पा में खोजे गए थे। ठीक है, फिर है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। जो सिंधु सभ्यता है सिंधु घाटी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता यही है। सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है विश्व की? सिंधु सभ्यता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं, कांसा की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसे कांसा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। भाई देखो, सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको सिंधु सभ्यता को कांसा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कांसा की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसको कांसा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आपका तांबा और टीन, ये तीन नहीं है, यहाँ पे टीन है। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर आपका कांसा बनता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। ठीक है, और उसके बाद सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, एक ही है। इनकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में की थी। क्लियर? यहाँ पर बात करते हैं फिर अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पाकिस्तान में सिंधु घाटी किनारे मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान में सिंधु घाटी के किनारे कहाँ पड़ता है? मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। फिर है मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी
किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है। फिर अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में पड़ता है, ये सिंधु घाटी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में लरकाना ज़िला है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो पड़ता है सिंधु घाटी के किनारे पर। फिर बात है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में, यानी कि इससे 1 साल कम। फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये मात्र सत्तात्मक समाज था। जो सिंधु सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगर था अच्छा खासा, मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं होती थी, जो माताएं होती थी, उनकी काफ़ी इज्जत की जाती थी और उनकी पूछ होती थी। ठीक है। वो पिछड़ी हुई नहीं थी। ठीक है। तो ये था मात्र सत्तात्मक। फिर उसके बाद में सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे? वो द्रविड़ और भूसागरीय के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे? द्रविड़ और भूसागरीय के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। फिर बात है, इसमें घर जो होते थे वो ग्रिड पद्धति के बने थे। किसके? ग्रिड पद्धति पर बने होते थे इसमें घर सिंधु सभ्यता में। और यहाँ ये सिंधु सभ्यता के जो लोग मीठे में क्या खाते थे? मीठे में शहद को खाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद से जो इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हम लोग। मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मैहुला कहा गया है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता में क्या कहा गया है? मैहुला कहा गया है। फिर उसके बाद है, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में घरों की खिड़कियां व दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? जो घर होते थे, ठीक है, उनके जो खिड़कियां होती थी वो सड़क, अब क्या है, हमारी एक सड़क है, सड़क की आगे की ओर गेट खुलने चाहिए, पर नहीं, वहाँ उल्टा होता था। क्या होता था सिंधु सभ्यता में? जो घर के खिड़कियां दरवाजे होते थे वो सड़क के पीछे की ओर बनते थे, सड़क के पीछे की ओर वो दरवाजे और खिड़कियां खुलते थे। क्लियर यहाँ तक? फिर लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है लोथल। ठीक है। लोथल में खिड़की और दरवाजे सड़क के आगे की ओर खुलते थे, जैसे कि नॉर्मल होता है वैसे ही। ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी का जो हम पढ़ते हैं, उत्तर में सबसे पहले क्या आते हैं? 4 दिशाएं होती है हमारी। उत्तर, 1 मिनट रुको, यहाँ बनाते छोटा सा। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। ये आपकी होगी 4 दिशाएं। ठीक है। अब इसमें हमारी इन चारों दिशाओं में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब सबसे पहले बात आती है हमारी उत्तर की। ठीक है। उत्तर में, तो उत्तर में क्या था? मादा शहर था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर उत्तर में क्या पड़ता है हमारा? जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है हमारा उत्तर में। तो जम्मू कश्मीर में आपका मादा शहर था चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। यहाँ पे फैला हुआ था उत्तर में। अब बात हमारी आ जाती है, ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है पूरब की। पूरब, ये रहा पूरब। ठीक है। पूरब में आलमगीरपुर शहर, मतलब कि मेरठ में आलमगीरपुर शहर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे मेरठ में आलमगीरपुर शहर है पूरब में। ठीक है। उसके बाद में हिंडन नदी के किनारे हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद हमारी बात चलती है दक्षिण की। कहाँ है दक्षिण? ये रहा दक्षिण। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिण में महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र, अहमदनगर, दाइमाबाद। ठीक है। महाराष्ट्र, अहमदनगर, दाइमाबाद शहर है महाराष्ट्र में। मतलब कि महाराष्ट्र में दाइमाबाद शहर अहमदनगर में है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है। जो प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है प्रवरा नदी की सहायक नदी। क्लियर यहाँ तक? तो ये दक्षिण में इतना ये फैला हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग आपके पश्चिम की। तो पश्चिम कहाँ है? ये रहा पश्चिम।
पश्चिम में सुतकांगे डोर मतलब कि बलूचिस्तान में, पहले अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक शहर है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे ये फैला हुआ है। क्लियर यहाँ तक? तो भाई उत्तर में आपका मादा, जम्मू कश्मीर में मादा शहर में है और किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। पूर्व में आपके मेरठ के आलमगीरपुर शहर में है और हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। फिर आपका दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर के दाइमाबाद शहर में है प्रवरा नदी के किनारे, जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। अब आपके पश्चिम में अफ़गानिस्तान के अंदर आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर है और दास्क नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये पूरे में उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम से लेकर हर जगह 4 दिशाओं में क्या है? सिंधु घाटी फैली हुई है, इसका विस्तार है। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात हमारी आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर। अब देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके 7 बड़े नगर थे। ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चनहूदड़ो, वनमाली, कालीबंगन। इन 7 को आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? सबसे ठीक है, 7 बड़े शहर कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो जुड़वा राजधानी हो गई, लोथल, धोलावीरा, चनहूदड़ो, वनमाली, कालीबंगन, ये सबसे 7 बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपड़ है, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ एक नगर है, वो स्थित है। ठीक है, स्वतंत्रता के जो बाद खोजा गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले थे? गुजरात से मिले थे, जो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं हम पहले शहर की, कालीबंगा। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर नक्शेदार ईंटों का प्रयोग भी हुआ था। कालीबंगा है, ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पर नक्शेदार ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक, जुते हुए जो खेत हैं उनके जो साक्ष्य, ये साक्षी नहीं है, यहाँ पे साक्ष्य हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी हो गया, मिस टाइप हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। फिर आता है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। अब एग्जाम आ जाएगा कि मृतकों का टीला किसका मतलब है, तो मतलब कि किस सभ्यता से जुड़ा है, तो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है मृतकों का टीला। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो से ही मृतकों की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अनानागार और स्नानागार भी यहीं पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जो बड़े बड़े अन्न के जो भंडार घर होते हैं, स्नान घर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े कुंड, सरोवर वगैरह कहाँ से पाए गए हैं? सब मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता का नाम पशुपति था। अब सिंधु घाटी के जो प्रमुख देवता थे उनका नाम क्या था? पशुपति। इनके चारों ओर क्या होता था? हाथी, गैंडा, भैंसा बने रहते थे इनके चारों। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं अब हम लोथल सुतकोटदा की। ठीक है, तो लोथल प्लस सुतकोटदा मतलब कि अब हमें लोथल से और सुतकोटदा, चनहूदड़ो, रंगपुर और कालीबंगा, ठीक है, हमें क्या क्या मिला है? तो लोथल और सुतकोटदा। तो लोथल से तो हमें बहुत सारे बड़े बड़े बंदरगाह मिले हैं और सुतकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से मिले हैं। और बंदरगाह कहाँ से मिले हैं? हमें लोथल से मिले हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर लोथल और चनहूदड़ो, तो हमें यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लोथल प्लस चनहूदड़ो से, यहाँ दोनों जगह से। फिर बात आती है लोथल और रंगपुर, तो सबसे पहले सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। फिर और चावल के दाने हमें रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, 1 मिनट।
हाँ, लोथल और रंगपुर, सबसे सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं और चावल के दाने हमें रंगपुर से मिले हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लोथल से हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य, ठीक है। और हमें रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। दाने और साक्ष्य में अंतर है, क्लियर। फिर हम आगे चलते हैं लोथल और कालीबंगा में। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से अग्निकुंड और युग हो गया, ये युग्म है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ युग्म। तो यहाँ से हमें अग्निकुंड और युग्म की समाधियाँ मिली हैं, ठीक है, यहाँ से लोथल और कालीबंगन से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, सिंधु सभ्यता में मंदिर का उल्लेख नहीं था। अगर सिंधु सभ्यता है, वहाँ पे हमें किसी भी मंदिर के अवशेष, कोई भी मंदिर का साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई उल्लेख हमें मिला है, ठीक है। तो पूजा किसकी की जाती थी फिर सिंधु सभ्यता में? वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी मतलब कि जो मिट्टी होती थी, जो उनकी उर्वरक होती थी, भाई वो मिट्टी की पूजा करते थे कि उनकी फसल हर साल अच्छी हो, उसमें काफ़ी तरक्की हो, उर्वरता बढ़े, ठीक है। तो ये उनकी पूजा करते थे, ठीक है, क्लियर। किसकी? वृक्ष की, मातृ देवी, उर्वरता की देवी की ये पूजा करते थे। फिर बात आती है, स्वास्थ्य चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है, ठीक है। स्वास्थ्य हो गया, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, आपका बना के दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये होता है आपका स्वास्तिक चिन्ह, राइट। जो आपका ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये गलत हो गया, स्वास्तिक चिन्ह कर लेना आप, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह, क्लियर यहाँ पे आपका। फिर हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपाल पर खेलते थे, आदि मछलियों को पकड़ते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जब मनोरंजन करते, कोई काम वाम तो होता नहीं तब लोगों को, ठीक है, क्या करते थे? शिकार करते थे जंगलों में जा जाकर। फिर पक्षियों को क्या करते थे, मतलब कि सबके अपने अपने पालतू पक्षी होते थे, आपने देखे होंगे पुराने ज़माने, जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो की मतलब कि मूवी वगैरह देखी होगी, जोधा भाई वगैरह, अकबर वगैरह की, तो उसमें देखा ही होगा, ठीक है, कि क्या करते थे, लोग पक्षियों को आपस में लड़वाते थे मनोरंजन के लिए। चौपाल पर खेलते थे, क्या खेलते थे? जो महाभारत में जो खेले जाते, शतरंज वगैरह जो खेल होता था, ठीक है, ये लोग चौपाल पर बैठ के खेलते थे, पक्षियों को लड़वाते थे वहीं बैठकर। फिर क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे। ये मनोरंजन के लिए अपना इतना काम करते थे, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में मुर्दों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। सिंधु सभ्यता में जो मुर्दे होते थे उनको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था भाई। तो मोहनजोदड़ो में मुर्दों को जलाया जाता था और हड़प्पा में मुर्दों को दफनाया जाता था, क्लियर यहाँ तक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोहनजोदड़ो में मुर्दों को जलाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में मुर्दों को दफनाया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन, और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा किसे बोलते थे? सिंधु घाटी के लोग सिंधु सभ्यता के आग में पकी हुई मिट्टी को बोलते थे टेराकोटा, क्लियर। फिर जो यहाँ की माप तोल की इकाई थी, माप तोल की इकाई कितनी थी? 16 के अनुपात थी यहाँ की माप तोल की इकाई। ये आपके आ ही जाता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। तो ये मैंने आज मतलब कि जितने भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक से सारे मैंने आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करे, अच्छे से एक्सप्लेन करे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा मतलब कि जितना भी इम्पोर्टेंट था, जितने भी अच्छे से इस लैंग्वेज में नोट्स बन सकते थे सब बनाए, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेकर आई, ठीक है। तो आज की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास यहीं पे ही ख़त्म होती है, और हम कल वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कल हम करेंगे क्लास में, ठीक है। तो
कल की क्लास भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से करंट अफेयर्स की और जीके की क्लासेस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय।